Good morning to all of you. Myself Rahul Prajapat. I am nursing tutor in Index Nursing College. So आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस की. So today we will discuss about the arthritis. So arthritis का मीनिंग सबको पता ही है कि arthritis मीनिंग होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स. तो इन्फ्लामेशन का जो जॉइंट्स होता है, जो इन्फ्लामेशन जॉइंट में पाया जाता है उसको हम अर्थराइटिस जो टर्म है वो यूज़ करते हैं उसमें. तो अर्थराइटिस में हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थराइटिस. सो अर्थराइटिस में हम इंट्रोडक्शन देख सकते हैं. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन इज़ द स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ वन और मोर जॉइंट्स. द मेन सिम्टम्स ऑफ अर्थराइटिस आर जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस विच typically worsen the age. The most common type of arthritis are osteoarthritis and rheumatoid arthritis. तो जो अर्थराइटिस होता है, जो इन्फ्लामेशन होता है जॉइंट का, उसमें हम देखेंगे कि अर्थराइटिस में हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो अर्थराइटिस में हमको देखने को मिलेगा स्वेलिंग और टेंडरनेस ऑफ द जॉइंट्स एंड मोर जॉइंट्स. एक जॉइंट्स या अन्य जॉइंट्स या मोर जॉइंट्स में हमको स्वेलिंग और टेंडरनेस देखने को मिलेगा. द मेन सिम्टम्स ऑफ अर्थराइटिस जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस. और जो मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो कि अर्थराइटिस में पाया जाता है वो है स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट एंड पेन इन द जॉइंट. पेन जो है कि है वो माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर कंडीशन में पेन हो सकता है. विच टिपिकली वर्सन द एज. वो कि जो अर्थराइटिस है वो एक एज ग्रुप में होने वाला डिसऑर्डर है जो कि हमारे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी या फिर एक एज जो ओल्डर एज जो है हमारा अबव 40 या 50 ईयर का जो एज ग्रुप होता है, जो ओल्ड एज होता है, सीनियर सिटीजन का ग्रुप होता है, उन एज ग्रुप में मोस्टली देखा जाता है कि अर्थराइटिस होने के ज़्यादा चांसेस है. देन उसके बाद कोई अदर इन्फ्लामेशंस है जो वो भी किसी भी एज ग्रुप में कॉज कर सकता है. द कॉमन मोस्ट टाइप ऑफ द अर्थराइटिस आर ओस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस. सो अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन में कि अर्थराइटिस के टाइप की, तो दो टाइप का अर्थराइटिस होता है. तो हम बात करें द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द अर्थराइटिस आर ओस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस. तो इंट्रोडक्शन में हम देख सकते हैं कि कॉमन टाइप जो है, दो टाइप दिए गए हैं अर्थराइटिस का. पहला है ओस्टियोआर्थराइटिस एंड दूसरा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसकी हम बात आगे नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर इंट्रोडक्शंस ऑफ अर्थराइटिस. सो next one is definition. So you can see these definitions. In these definitions, the arthritis meaning joint inflammations, but the term is used to describe around 200 conditions that affect joints, the tissue the surrounded the joint and other connective tissue. It is a rheumatoid conditions. तो डेफिनेशन में बताया गया है कि अर्थराइटिस मीन द जॉइंट ऑफ इन्फ्लामेशन. में हम जानते हैं कि जॉइंट के इन्फ्लामेशन को हम अर्थराइटिस कहते हैं. देन उसके बाद बट द टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब अराउंड 200 कंडीशंस. तो जो टर्म है वो 200 कंडीशन पे अप्लाई होती है कम से कम. उसके बाद जो कि जोड़ों के दर्द को अफेक्ट करती है. द टिश्यू दैट द सराउंड द जॉइंट. और जो उसके हमारे टिश्यू है उसको भी सराउंड को अफेक्ट करता है. एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू इट इज़ द रूमेटॉइड कंडीशन. उसके बाद जो अदर टिश्यू हमारे कनेक्टिव टिश्यू है उसको बोलते हैं इट इज़ ए रूमेटिक कंडीशंस ऑफ द जॉइंट्स. तो डेफिनेशंस क्लियर है. नेक्स्ट वन हम देखेंगे. नेक्स्ट वन यू कैन सी दिस पिक्चर्स एंड यू कैन सी द डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थराइटिस. सो फर्स्ट वन इज़ हेल्दी जॉइंट्स. Then second one is osteoarthritis and third one is rheumatoid arthritis. अर्थराइटिस का सबसे मेन कॉज अभी बताया है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है या फिर किसी इन्फ्लामेशन या एज ग्रुप के कारण अर्थराइटिस होता है. उसमें हम देख सकते हैं 3 कंडीशन है हमारे पास. जो हमारा हेल्दी जॉइंट है उसका पिक्चर भी हम देख सकते हैं, ओस्टियोआर्थराइटिस का भी हम देख सकते हैं. देन उसके बाद रूमेटॉइड अर्थराइटिस. रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड ओस्टियोआर्थराइटिस दीज आर 2 different things. So based on this picture we will see next slide. Then we will discuss on next slide is the types of arthritis. अब हम बात करेंगे कि अर्थराइटिस कितने टाइप का होता है. सो हम बात करेंगे. सो टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस में हम देखेंगे कि देर आर 9 टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस. एंड फर्स्ट वन इज़ एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस.
देन दूसरा गोट, एंड तीसरा जोएलियन आइडियोपैथिक अर्थराइटिस, फोर्थ वन इज ऑस्टियो अर्थराइटिस, फिफ्थ वन इज सोरियाटिक अर्थराइटिस, सिक्स्थ वन इज रिएक्टिव अर्थराइटिस, सेवंथ इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस, आठ इज मतलब सेप्टिक अर्थराइटिस, एंड नाइन्थ इज थंब अर्थराइटिस। देन उसके बाद हम देखेंगे वन बाय वन। तो अर्थराइटिस के 9 टाइप्स आप देख सकते हैं। देन उसके बाद है, हम अगर बात करें कि कॉजेज़ की, तो कॉजेज़ में हमको सबसे मेन कॉजेज़ में मिलेगा ओस्टियोआर्थराइटिस। देन ओस्टियोआर्थराइटिस की हम बात करें तो कॉजेज़ में हम देखते हैं कि 2 टाइप का आर्थराइटिस होता है जो कि डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे। सो द ओस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस, दिस आर 2 डिफरेंट and common types of arthritis. So you can see the most common type of arthritis, osteoarthritis, involves wear and tear damage to joint cartilage, the hard sleek coating on the ends of bone where they form a joint's cartilage cushions the end of the bones and allows nearly fixed joints motions, but enough damage can result in the bone grinding directly bone on bone, which cause pain and restrictly movement. This wear and tear can occur over many years, or it can be hastened by a joint injury or infections. So osteoarthritis also cause changes in the bones and deterioration of the connective tissue that attach muscle to bone and hold the joint together. If cartilage in a joint is severely damaged, the joints lining may become inflamed and swollen. सो ओस्टियोआर्थराइटिस में हम देखेंगे कि द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्थराइटिस, जो ओस्टियोआर्थराइटिस है उसका सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होता है ओस्टियोआर्थराइटिस, जो अर्थराइटिस का मेन टाइप है। ओस्टियोआर्थराइटिस इन्वॉल्व वियर एंड टियर डैमेज। जो ओस्टियोआर्थराइटिस होता है वो अर्थराइटिस में सबसे ज़्यादा डैमेज करने वाला टाइप है, जिसमें जो जॉइंट्स है उसका वियर एंड टेयर का डैमेज होने का भी पॉसिबिलिटी है। So joints to cartilage, the hard sleek coating on the ends of bone where they are the form of a joint, जो कि हम बात करें कि जो हार्ड जो स्लिंग जो कोटिंग होती है जो कि एंड तक बोन की जाती है उस तक भी ये डैमेज करता है। कार्टिलेज कसिंग एंड द एंड ऑफ द बोन एंड एलोज नियरली फ्रिक्शनलेस जॉइंट मोशन, और उसके बाद जो फ्रिक्शनलेस जो जॉइंट होता है उसका जो मूवमेंट हुआ है उसके लिए भी ये अफेक्टिव है या फिर उसके लिए भी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबल है। बट इनफ डैमेज कैन रिजल्ट इज बोन ग्राइंडिंग डायरेक्टली ऑन बोन। ये जो होता है ये अपने आप को मतलब डायरेक्टली इफेक्ट करता है और उसके बाद ग्राइंडली डायरेक्ट ऑन द बोन विच कॉज पेन एंड रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, जिससे क्या होता है कि इतना सब क्रिएट करने के बाद ये जॉइंट में जो उसका मोशन है उसमें रिस्ट्रिक्टेड होता है। देन उसके बाद जो मूवमेंट पे जो पेन होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस वियर एंड टियर कैन ऑकर ओवर मैनी ईयर्स, एंड उसके बाद जो इसका जो जोड़ों का दर्द होता है, जो जॉइंट पेन होता है या फिर इसकी जो प्रॉब्लम है वो लॉन्ग लास्टिंग या कई सालों तक लंबी बनी रहती है। और इट कैन बी हेस्टेंड बाय ए जॉइंट इंजुरी और इन्फेक्शन। और ये जो है इसका सबसे बड़ा कॉजेस ये है कि ये भी एक जॉइंट इंजुरी के कारण हो सकता है या एनी टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस जो हमारे जॉइंट्स में या फिर हमारे एक्सट्रीमिटीज़ में हुआ है या किसी भी जॉइंट्स में हुआ है उसके कारण ये भी होने की संभावना होती है ओस्टियोआर्थराइटिस। सो सेकेंड वन इज कॉमन टाइप इज द रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस द बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक द लाइनिंग ऑफ द जॉइंट कैप्सूल्स, ए टफ मेम्ब्रेन दैट इनक्लोज ऑल द जॉइंट पार्ट्स। दिस लाइनिंग जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है बिकम्स इन्फ्लेम्ड एंड swollen. The disease process can actually destroy cartilage and bone within the joint. So उसके बाद है rheumatoid arthritis. In rheumatoid arthritis the body's immune system attacks the lining of the joint capsule. तो इन रोमेटिक अर्थराइटिस में ये जो इन्फ्लामेशन है इसके टाइप में जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो डायरेक्टली जो हमारे साइनोवियल जॉइंट्स का जो मेम्ब्रेन है, जो लाइनिंग है जो कि हर जॉइंट्स का एक जो मेम्ब्रेन होता है, जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है उसको ब्रेक करता है
उसमें इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन कॉज करता है, जो कि हमारे वीक इम्यून सिस्टम से डेवलप होता है। ए टफ मेम्ब्रेन द इनक्लोजर द ऑल जॉइंट, जो कि एक टफ मेम्ब्रेन होती है उसको भी ब्रेक करता है और उसमें भी इन्फ्लामेशन कराता है, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। द लाइनिंग साइनोवियल मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है उस तक ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस पहुँचता है। सो साइनोवियल मेम्ब्रेन बिकम्स इन्फ्लेम्ड एंड स्वेलन, उसमें जो है साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है उसमें पेन, स्वेलिंग या फिर इन्फ्लामेशन होने के चांसेस होते हैं, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में देखने को मिलते हैं। द डिसीज प्रोसेस कैन इवन 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 डिस्ट्रॉय कार्टिलेज एंड बोन विद इन द जॉइंट, और उसके बाद जो डिसीज प्रोसेस है इसमें क्या है, अपने बोन और कार्टिलेज तक भी इन्फेक्शन पहुंचने का चांसेस बना रहता है। तो इन हमने देखा कि मेनली जो हमारे दो टाइप्स हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, दो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं, उसकी हमने बात की। सो नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द रिस्क फैक्टर। हम बात करें रिस्क फैक्टर की, तो देर आर सो मेनी रिस्क फैक्टर इस यू कैन सी। सो फर्स्ट वन इज़ फैमिली, सेकंड एज, तीसरा जो है हमारा योर सेक्स, देन फोर्थ वन इज़ प्रीवियस जॉइंट इंजरी, and last one is obesity. So in family history we can say the some types of arthritis run in families, so you may be more likely to develop arthritis if your parents or sibling have the disorder. In the age, the risk of many types of arthritis including osteoarthritis, rheumatoid arthritis and gout increase with the age. And sex is risk factor. So in sex risk factor, women are more likely than men to develop rheumatoid arthritis. Will most of the people who have got another type of arthritis are men. And previous joint injury, people who have injured a joint perhaps while playing a sport are more likely to even actually develop arthritis in the joint. And obesity, carrying excessive pounds and puts stress on joints, particularly your knees, hips and spine. People with obesity have a higher risk of developing arthritis. तो हम बात करें फैमिली हिस्ट्री, जो हमने पहला रिस्क फैक्टर है हम उसके बारे में बात करेंगे। जो फैमिली हिस्ट्री में बोलना है कि सम टाइम्स ऑफ अर्थराइटिस रन इन फैमिलीज, जो हमारा अर्थराइटिस है जो कि कभी कभी जेनेटिक्स भी हो सकता है, एंड अगर कोई मदर है या फिर फादर अगर इस क्रोनिक अर्थराइटिस से इन्फ्लेम्ड है या फिर इससे इस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, तो उसका जो फैक्टर है या उसकी जो जेनेटिक जो डिसऑर्डर है वो बच्चों में या फिर फैमिली में जाने का भी संभावना, तो फैमिली हिस्ट्री भी इसको इफेक्ट करेगी। तो फैमिली हिस्ट्री इज़ द मोस्ट commonly risk factor in the arthritis. So you may be more likely to develop arthritis if your parents or sibling have the disorder. तो उसके बाद पेरेंट्स और हमारा जो घर में फैमिली मेम्बर है अगर वो इस चीज़ से सफ़र करते हैं तो हमको अर्थराइटिस होने का चांस भी बना रहता है। देन उसके बाद हम बात करें एज, अगर द रिस्क ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस इंक्लूडिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड गॉट इंक्रीज विद द एज। ठीक है, तो एज जो हमारा एक रिस्क फैक्टर है। अगर इफ़ एनी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द अर्थराइटिस इन द चाइल्ड एज, सो इट विल बी वेरी कॉमनली चांस एंड वेरी अर्ली चांस टू रिकवर देम। एंड सो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा है या फिर कोई एडल्ट है या फिर यंग एज है, अगर उसमें किसी तरह का इन्फ्लामेशन जॉइंट्स का होता है या रूमेटॉइड या ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो उस एज में रिकवर कर पाना मोस्टली अर्ली या फिर जल्दी हो पाता है इसलिए। लेकिन जो इन द ओल्ड एज ग्रुप है उसमें अगर हम बात करें, अगर इस टाइप का ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो उसमें उसका जो एज के साथ जो उसका इन्फेक्शन लेवल है, जो इन्फ्लामेशन लेवल है उसका सेकेंडरी या क्रोनिक होने का चांस या फिर उसका ऐसे स्टेज तक पहुंच जाने का जिसका रिकवरी होना संभव नहीं है, तो एज भी एक रिस्क फैक्टर है। सो उसके बाद हम बात करें योर सेक्स, तो इन मेल एंड फीमेल हम बात करेंगे कि रिस्क फैक्टर सेक्स कैसे अफेक्ट करता है। सो हम बात करें वुमेन्स आर मोर लाइकली
देन मेन टू डेवलप रोमेटॉइड आर्थराइटिस। हम बात करेंगे कि हमारी कई स्टडियों में पता लगाया गया है कि जो वुमेन्स है उनमें सबसे ज़्यादा रोमेटॉइड अर्थराइटिस होता है मेल के बदले। मेल में सेकेंडरी है और वुमेन जो है वो हमारी फर्स्ट नंबर पे आती है रोमेटॉइड अर्थराइटिस में। जो हमारी स्टडी इसको प्रूव कर चुकी है। देन उसके बाद व्हाइल मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव गॉट अनदर टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस इन मेल। इन उसके बाद जो हम बात करें जो कोट जो टाइप है अर्थराइटिस का वो सबसे ज़्यादा लाइकली जो मेल है हमारे हमारे जो पॉपुलेशंस में जो मेल है उन लोगों में जो गोट टाइप का जो अर्थराइटिस है वो सबसे ज़्यादा पाया गया है। तो अपना सेक्स फैक्टर जो है वो भी इसको अफेक्ट करता है। एक रिस्क फैक्टर है जो सेक्स की मेल और फीमेल में भी हमने जो कॉमनली जो टाइप का अर्थराइटिस देखा गया है वो डिस्क्राइब है। प्रीवियस जॉइंट इंजरी की बात करें हम तो पीपल हु हैव इंजर्ड ए जॉइंट परफेस वेल प्लेइंग ए स्पोर्ट। तो जो हमारे जो कोई भी प्लेयर्स है मान लो या फिर कोई पेशेंट्स है जो हमारे पास इंजरी से आता है या फिर कोई स्पोर्ट्स के कारण हुई उसको अंडर स्पोर्ट्स में जो उसको इंजरी हुई है तो वो भी कहीं ना कहीं वो इंजरी भी आगे चल के अर्थराइटिस का कारण बन सकती है या फिर वो टाइम या एज के साथ अपने आप में अर्थराइटिस डेवलप कर सकती है। तो प्रीवियस इंजरी जो जॉइंट की है वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। सो बात करें हम ओबिसिटी की तो ओबिसिटी इज़ द कैरिंग एक्सेस पाउंड्स पुट स्ट्रेस ऑन द जॉइंट। तो हम बात करें कि ओबिसिटी जो हमारा अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ओबिसिटी का सबसे ज़्यादा जो वेट है जो वेट का जो स्ट्रक्चर है जो सबसे ज़्यादा हमारे जॉइंट्स पे पड़ता है पर्टिकुलरली हमारे नी जॉइंट पे जो शरीर का जो पूरा भार होता है जो वेट होता है वो हमारे देखा जाए तो नी पर ही पड़ता है। देन उसके बाद हिप एंड स्पाइन पे तो जो स्पाइन के जो हिप के जो सारे जॉइंट्स हैं उन पे वजन पड़ने से या उसके वेट से भी हमको इन्फ्लामेशंस होने के कहीं ज़्यादा चांसेस हैं और उससे भी बोन वीक होती है। सो पीपल विद द ओबिसिटी हैव ए हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग अर्थराइटिस। तो जो सबसे ज़्यादा जो वज़न वाले लोग होते हैं जो अर्थराइटिस से सफ़र करते हैं देन उसके बाद जो हेवी वेट उठाते हैं पेशेंट वो है या फिर मानो जो ओबेसिटी जो है वो भी कॉज कहीं ना कहीं अर्थराइटिस को कॉज करती है। सो वी विल डिस्कस अबाउट पैथोफिजियोलॉजी। तो हमने अभी कॉजेज़ देखें देन उसके बाद हमने टाइप्स देखें। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। तो रिस्क फैक्टर भी हमने सारे रिस्क फैक्टर के बाद हम उसके बाद देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी जैसे किस किस कारणों से हमारा जो अर्थराइटिस है वो होता है और उसके बाद हम किसी स्टेज में ये अर्थराइटिस जो इन्फ्लामेशन है हमारा वो बढ़ता है। तो हम सबके देखेंगे कि ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर दो उसके बाद होता है इंगेस्ट इम्यून कॉम्प्लेक्स। जो हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स है वो वो आता है इम्यून कॉम्प्लेक्स हमारा वीक होता है। उसके बाद होता है बिकम्स रोमेटॉइड अर्थराइटिस सेल। उसके बाद हमारे इम्यून रिस्पॉन्स अगर कम है या फिर हमारा डाइटरी हमारा जो सोर्स है वो कम है तो उसके बाद हमारा इम्यून कम होने के बाद हमारा जो बिकम्स रोमेटॉइड अर्थराइटिस सेल उसके बाद हमारा जो ब्लड है उसमें यह अर्थराइटिस के जो सेल है वो बनना स्टार्ट हो जाती है हमारे इम्यून वर्क होने के कारण। सो उसके कारण क्या होता है तो ये रिलीज हाइड्रोलिसिस फॉर्म ऑफ लाइसोसोमल सेल। जो हमारा जो उसके बाद क्या होता है कि जब अर्थराइटिस रोमेटॉइड अर्थराइटिस सेल बनना स्टार्ट हुई तो उसके बाद हमारा जो हाइड्रोलिसिस जो है वो लाइसोसोमल जो सेल है उससे रिलीज होने लगता है। देन उसके बाद होता है डिगार्डेस टिश्यू कंपोनेंट। देन फोर्थ वन में जो होता है ये सब होने के बाद जो हमारे डिगार्डेड जो टिश्यू कंपोनेंट्स हैं वो होता है और इन सब के बाद लास्ट में हमारा हो जाता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो फाइनली ये जो है ये स्टेज हमारा इन्फ्लामेशन कॉज कर देती है। तो हमने सबके पहले देखा एगेस्टिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स देन उसके बाद देखा बिकम्स रोमेटॉइड अर्थराइटिस सेल देन उसके बाद देखा रिलीज हाइड्रोलिस लाइसोसोमल सेल देन उसके बाद डिगार्डलेस टिश्यू कॉम्पोनेंट्स एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो यू कैन सी दिस द वन बाय वन पैथोलॉजी ऑफ द अर्थराइटिस। सो हाउ टू स्प्रेड द अर्थराइटिस एंड how to take next stage of arthritis. So you can see in this pathology. Then we have completed our pathology. So we will discuss about the symptoms.
So next one we will discuss about the symptoms of the arthritis. So in the symptoms, so the most common sign and symptoms of arthritis involve the joints. Depending on the types of arthritis, sign and symptoms may be include. सो हम सिम्टम्स की अगर बात करें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, तो डिफरेंट टाइप के अर्थराइटिस जो हैं उनमें डिफरेंट सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो मोस्ट कॉमनली हम सिम्टम्स की बात करेंगे सभी अर्थराइटिस के। सो फर्स्ट वन इज़ पेन, सेकेंड वन इज़ स्टिफनेस, थर्ड वन इज़ स्वेलिंग, फोर्थ इज़ रेडनेस एंड फिफ्थ इज़ डिक्रीज्ड रेंज ऑफ मोशंस। तो हम बात करें पेन की, तो पेन जो हमारे सबसे पहला साइन है किसी भी अर्थराइटिस की, पहली स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक हमको पेन दिखने को मिलेगा। पेन को हम हमारे जनरल लैंग्वेज में या मेडिकल टर्म में बात करें तो हम पेन को हम फेशियल एक्सप्रेशन या फिर पेन स्केल से चेक कर सकते हैं पेशेंट का कि किस लेवल का पेन है, और उसके बाद हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करके भी देख सकते हैं कि किस जगह का पेन है, किस जॉइंट का पेन है। तो पेन भी एक मेन सिम्टम्स या पहला सिम्टम्स कहलाता है अर्थराइटिस में। दूसरा है स्टिफनेस। जो स्टिफनेस है वो भी हमको पेन के साथ ही हमको जॉइंट्स में देखने को मिलेगा स्टिफनेस। स्टिफनेस इज़ द सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ द अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में आपको पेन और स्टिफनेस के साथ साथ आपको थर्ड वन इज स्वेलिंग। तो अगर पेन है, अगर किसी कारण से पेन बना रहता है या उसके साथ किसी लंबे समय तक या फिर किसी क्रोनिक स्टेज में अगर पेशेंट को जॉइंट्स में अगर स्वेलिंग आती है, तो भी हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट को अर्थराइटिस होने के चांसेस बने रहते हैं। तो स्वेलिंग इज़ आल्सो कॉमन सिम्टम्स ऑफ द अर्थराइटिस। एंड उसके बाद स्वेलिंग के साथ साथ जैसे कि हम बात करें इन्फ्लामेशन की, तो स्वेलिंग के साथ साथ फोर्थ वन होता है रेडनेस। तो हमको पेशेंट के जॉइंट्स में हमको रेडनेस भी मिलेगा, और उसके साथ साथ जो हमारे 5 इन्फ्लामेटरी साइन है वो सभी चीज़ें हमको मिलेगी, जैसे पेन, स्टिफनेस बोला, स्वेलिंग में है और रेडनेस। एंड फिफ्थ वन इज़ द डिक्रीज रेंज ऑफ मोशंस। और जो पेशेंट्स का जो ROM होता है, जो पेशेंट्स का जो रेंज ऑफ मोशंस है, किसी भी एक्सट्रीमिटी या अपर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हो गया या फिर किसी मूवमेंट को लेकर उसका जो रेंज ऑफ मोशंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। डिक्रीज होने के साथ जिस जगह पे पोजीशन पे पेशेंट को पेन होने लग जाएगा और सारे जो सिम्टम्स है वो हमको वन बाय अपीयर होंगे। सो इन सभी सिम्टम्स के बेस पे हम पेशेंट का डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट को अर्थराइटिस होने की संभावना है। तो these all are the most common symptoms of arthritis. So you can see the pain, stiffness, swelling, redness and decreased range of motion. So we have completed our symptoms and clinical manifestations of the arthritis. So next one we will discuss about the next slide about the diagnostic evaluation of the arthritis. So how is arthritis diagnosed? तो हम कैसे arthritis को diagnose करते हैं वो हम चीज़ें सारे कंटेनर्स में देखेंगे। If you think you may have arthritis, see your health care providers. The providers will ask about your symptoms and learn how to joint affect your life. Your provider will perform a physical exam which may include assessing mobility and range of motions in your joints, checking for areas of tenderness and swelling around your joints, evaluating your overall health and determine if a different conditions could be causing your symptoms. तो हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस कैसे करेंगे उसकी बात कर रहे हैं कि अर्थराइटिस को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। सो इफ़ यू थिंक यू हैव ए अर्थराइटिस, सी यूर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो अगर हमको ऐसा लगता है, अगर हम खुद पेशेंट्स हैं या फिर हम किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो हम हाउ टू डायग्नोस या फिर हाउ टू रोल आउट ऑफ द अर्थराइटिस, तो हमको ये खुद से ये जानना है कि हमको अगर किसी अर्ली सिम्टम्स है या फिर हमको ये चीज़ें पेन है, रेडनेस, हमने जो हमारे सिम्टम्स के बेस पे अगर हम बात करें, अगर ये चीज़ हमको दिख रही है, तो हमको सबके पहले हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना है या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से उसका सजेशंस लेना है। द प्रोवाइडर विल आस्क अबाउट योर सिम्टम्स एंड लर्न हाउ जॉइंट पेन्स अफेक्ट। तो जो हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो हमसे सारे सवाल पूछेगा
कि आपके सिम्टम्स के बेस पे कि आपको क्या क्या सिम्टम्स है जॉइंट पेन्स को लेके, और वो आपकी डायग्नोस करने में या रूल आउट करने में आपको हेल्प मिलेगी। यूर प्रोवाइडर विल परफॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन विच में इंक्लूड्स, तो जो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन है उसका परफॉर्म होगा आपके फिजिशियंस या आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की तरफ से। तो वो चीज़ें क्या हो सकती है वो भी हम देख लेते हैं। असेसिंग मोबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशंस इन योर जॉइंट, तो जो आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो जो आपकी मोबिलिटी है, जो नॉर्मल मोबिलिटी है, जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशंस है आपका बॉडी का, जो पार्ट्स का, उन जहाँ पे आपको पेन हो रहा है उस चीज़ का असेसमेंट करेगा। देन उसके बाद रेंज ऑफ मोशंस, जो आपका जो मोशंस का जो रेंज है उसको चेक करेगा कि आपका प्रॉपरली मोशंस है या नहीं है। अगर अगर सिम्टम्स के बेस पे आपको मोशंस में प्रॉब्लम है या मोशंस में आपको पेन है तो ये इंडिकेटेड करता है कि आपको अर्थराइटिस होने के चांसेस हैं। तो अर्थराइटिस में हम फिजिकल एग्जामिनेशन में असेसमेंट देख लिया है हमने। देन उसके बाद रेंज ऑफ मोशन जो कि ROM कहते हैं जिसे, चेकिंग फॉर एरियाज ऑफ टेंडरनेस एंड स्वेलिंग अराउंड योर जॉइंट्स, तो बेस्ड ऑन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यू हैव टू चेक एरियाज ऑफ द टेंडरनेस और स्वेलिंग अराउंड योर जॉइंट्स, तो आपको जो एरिया है जिस भी जॉइंट में आपको इस तरह की तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें आपको टेंडरनेस जो कि मेन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द एनी टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशंस, सो यू हैव टू चेक द टेंडरनेस, आपको उस पार्ट में या उस जॉइंट में देखना है कि टेंडरनेस कितना देखने को मिलता है। देन इवेलुएटिंग योर ओवरऑल हेल्थ टू डिटरमाइन if a different conditions could your be causing your symptoms, so evaluating yours overall health to determines, ठीक है। तो उसके साथ साथ हमको पूरी जो बॉडी है या फिर पूरा हमारा हेल्थ चेकअप है उसको भी हमको चेक करवाना है कि उसके साथ कोई एसोसिएट जो हमारा कोई डिसीज़ है या फिर अर्थराइटिस के साथ जो किस टाइप का अर्थराइटिस है वो हमको चेक करने के लिए देखना है। सो आगे हम बात करेंगे, ये तो हमने फिजिकल एग्जामिनेशंस के कुछ टिप्स है या फिर पॉइंट्स है उन पे बात की है। देन वी विल कंटिन्यू। सो इमेजिनिंग एग्ज़ाम डिटेक्शन ऑफ अर्थराइटिस, तो हमने अभी फिजिकल एग्जामिनेशन की बात की, देन हम उसके बाद करेंगे इमेजिनिंग। हम जो अर्थराइटिस जो है उसको रोल आउट करने के लिए क्या क्या इमेजिनिंग कर सकते हैं। इमेजिनिंग एग्जाम कैन हेल्प योर हेल्थ प्रोवाइडर गेट ए क्लियर पिक्चर ऑफ बोन्स, जॉइंट्स एंड सॉफ्ट टिश्यू एंड एक्सरे, MRI और अल्ट्रासाउंड कैन रिवील। तो हम बात करें कि जो हमारा जो MRI है या फिर एक्सरे है उनमें हम क्लियरली पिक्चर देखने के लिए हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमको उस MRI या एक्सरे जो है उनको करवाने की सजेशंस देखा है कि जिससे हम जॉइंट्स का या फिर हमारे किसी भी टिश्यू का या फिर किसी भी बॉडी पार्ट्स में जहाँ हमको लग रहा है, जहाँ इन्फ्लामेशंस है, वहाँ पे हम डायरेक्टली उसको देख सकें, उसको फाइंड आउट कर सकें और उस जगह को हील करने के लिए हम क्यूरेटिव जो हम हो सकता है वो करने के लिए हम उसको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में एक्सरे और MRI, देन उसके बाद आता है अल्ट्रासाउंड कैन रिवील। सो उसके बाद एक्सरे, MRI और हमने बात की अल्ट्रासाउंड जिसको हम USG भी कहते हैं। तो हम किसी भी जॉइंट्स का USG जो कि अल्ट्रासाउंड होता है वो भी हम करवा सकते हैं। तो जो तीन जो हमारे पास जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के जो टिप्स हैं जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हमको देते हैं वो हमको हेल्प मिलेगी। देन उसके बाद बोन फ्रैक्चर ऑन डिस्कलोकेशन दैट मे बी कॉजिंग योर जॉइंट पेन, ठीक है। तो सब उसके बाद क्या है कि जो हमारा बोन फ्रैक्चर है, जो डिसलोकेशंस है वो भी हमारे जो जॉइंट पेन है उसको कॉज करता है। कार्टिलेज ब्रेकडाउन अराउंड योर जॉइंट्स, ठीक है। तो डायग्नोसिस करते टाइम हमारे जो कार्टिलेज है वो हमारे ब्रेकडाउन्स होते हैं हमारे जॉइंट्स में। देन उसके बाद मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स इंजुरीज नियर योर जॉइंट्स। उसके बाद क्या है कि उसके जो मसल्स है और लिगामेंट्स है उनमें क्या है इंजुरी और जॉइंट्स में इंजुरी पाई जाती है। सो सॉफ्ट टिश्यू और इन्फ्लामेशन, और उसके बाद हमको ये सब इमेजिंग करने में हमको सॉफ्ट टिश्यू में इन्फ्लामेशन तक भी देखने को मिल सकता है। सो इमेजिनिंग जो है, जो इमेजिनिंग डिटेक्शंस हैं विल बी हेल्पफुल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द अर्थराइटिस। सो यू कैन सी this types of examinations या this types of imaging like an X-ray, MRI और अल्ट्रासाउंड्स कैन रिवील। देन उसके बाद हम बात करें
हम फिजिकल एग्जामिनेशन की हमने बात की है डायग्नोसिस में, उसके बाद हमने इमेजिंग में बात की है, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे और एमआरआई में। देन उसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो वन मोर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फैक्टर जो हम हर डिसीज़ के लिए देखते हैं। सो कैन ए ब्लड टेस्ट डिटेक्ट अर्थराइटिस? तो हम देखें क्या ब्लड टेस्ट अर्थराइटिस को डिटेक्ट कर सकता है। सो देयर इज़ नो ब्लड टेस्ट दैट कैन डायरेक्टली डिटेक्ट अर्थराइटिस, बट इट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स सस्पेक्ट गॉट एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस, दे में ऑर्डर ब्लड वर्क, इट लुक्स फॉर यूरिक एसिड एंड इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स। तो हम डायरेक्टली जो ब्लड से है हम उसको अर्थराइटिस को, किसी भी टाइप का जो इन्फ्लामेशंस है जॉइंट्स का, उसको हम डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट उसके साथ जो एसोसिएट जो डिसीज़ है या फिर उसके टाइप्स है, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है स्पेशली, उसके लिए हम, या फिर गोट के लिए, गोट जो अर्थराइटिस है उसके लिए हम हमारे जो ब्लड है उससे हम ब्लड प्रोटीन से हम उसमें देख सकते हैं उसमें डेफिशिएंसी है या नहीं है, इसलिए हम ब्लड प्रोटीन भिजवा सकते हैं पेशेंट्स का। या फिर उसके बाद यूरिक एसिड, हम सैंपल यूरिक एसिड में देख के भी पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को अर्थराइटिस है या नहीं, पर ये डायरेक्टली हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। सो वी हैव कंप्लीटेड द डायग्नोसिस ऑफ द अर्थराइटिस। नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट। सो इन द मैनेजमेंट हम बात करें कि मेडिकेशन मैनेजमेंट। सो मेडिकेशन मैनेजमेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड पेन मेडिकेशंस में हेल्प रिलीव योर अर्थराइटिस सिम्टम्स। सम मेडिकेशंस कॉल्ड बायोलॉजिकल टारगेट योर इम्यून सिस्टम्स इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में रिकमेंडेड बायोलॉजिकल फॉर योर रिमेटॉइड एंड सोरियाटिक अर्थराइटिस। सो बात करें हम मेडिकेशंस मैनेजमेंट की, कि जो हमारा इन्फ्लामेशंस है, जो हमारा अर्थराइटिस है, उसमें हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे लाइक आइबोप्रोफेन है, जो हमारी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, हम उनको यूज़ करते हैं। देन उसके बाद पेन, जो हमने देखा एक साइन एंड सिम्टम्स है, जो मेन साइन एंड सिम्टम्स होता है अर्थराइटिस में, जो कि अनटॉलरेबल होता है पेशेंट्स के लिए, तो उसमें हम पेन मैनेजमेंट करने के लिए सम एनाल्जेसिक ड्रग यूज़ करते हैं, जो कि पेन मैनेजमेंट कराती है। तो उसके लिए हम एनाल्जेसिक ड्रग है वो भी यूज़ करेंगे। मे हेल्प रिलीव योर अर्थराइटिस सिम्टम्स, और जो हमारे सिम्टम्स हैं हम उसको में रिलीव करवाते हैं। सम मेडिकेशंस कॉल्ड बायोलॉजिकल्स टारगेट योर इम्यून सिस्टम। एंड उसके बाद जो हमारी जो मेडिकेशन मैनेजमेंट है या फिर मेडिकल मैनेजमेंट का है, तो वो हमारे कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल इम्यून को रिस्पॉन्स या फिर अफेक्ट करता है, जो हमारा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है उसको करता है। ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर में रिकमेंडेड बायोलॉजिक्स फॉर योर रूमेटॉइड और सोरियाटिक अर्थराइटिस। तो हमारे जो हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है वो हमको रूमेटॉइड अर्थराइटिस या सोरियाटिक अर्थराइटिस में हमको प्रोवाइड करवाते हैं या उसकी सलाह देते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। देन उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट के बाद आता है फिजिकल थेरेपी। तो फिजिकल थेरेपी में रिहेबिलिटेशंस कैन हेल्प इम्प्रूव स्ट्रेंथ, रेंज ऑफ मोशंस एंड ओवरऑल मोबिलिटी। थेरेपिस्ट कैन बी टीच यू हाउ टू एडजस्ट यूर डेली एक्टिविटीज़ टू लेसन एरेथ्रेटिक पेन। तो हमको सबसे पहले पेन मैनेजमेंट करवाना पेशेंट का, तो फिजिकल थेरेपी में बात करेंगे। रिहेबिलिटेशंस कैन हेल्प इम्प्रूव योर स्टेट। तो हमारा रिस्क फैक्टर में हम देखते हैं कि अल्कोहल, स्मोकिंग या एनी टाइप्स ऑफ ड्रग एब्यूज़, ये भी हमारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर किसी भी टाइप के अर्थराइटिस को अफेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए हम फिजिकल थेरेपी करवाते हैं, जिसमें हम रेंज ऑफ मोशंस एंड ओवरऑल मोबिलिटी करवाते हैं। थेरेपिस्ट कैन टीच यूर हाउ टू एडजस्ट योर डेली एक्टिविटी टू लेसन अर्थराइटिस पेन। एंड जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं जो फिजिकल थेरेपी हमको करवा रहे हैं, वो हमको डेली एक्टिविटीज़ के लिए लेसन देते हैं या फिर उसके लिए हमको सजेस्ट करते हैं, तो हाउ टू परफॉर्म इन डेली एक्टिविटीज़ टू प्रिवेंट या टू क्यूरेटिव ऑफ द अर्थराइटिस। सो थर्ड वन मैनेजमेंट है जो है थेराप्यूटिक इंजेक्शंस। तो हम मेडिकेशंस की ओरल की हमने बात कर ली है या ड्रग की बात कर ली है, इसको फिजिकल थेरेपी बात की। अब हम बात करते हैं थेराप्यूटिक इंजेक्शन, जो कि किस आईवी फॉर्म हो सकता है या फिर किसी अनदर फॉर्म में भी हो सकता है। तो कोर्टिजोन शॉट्स में भी हेल्प टेम्परेरी रिलीव पेन एंड इन्फ्लामेशंस इन योर जॉइंट्स। तो जो कोर्टिजोन्स जो होता है वो तो क्या है कि शॉर्टली हेल्पफुल, आपके टेम्परेरी जो पेन होते हैं जो क्रोनिक एज नहीं है उन चीज़ों में आपको यूज़ होते हैं, जो कोर्टिजोन्स होते हैं वो
आपको जॉइंट पेन में। अर्थराइटिस इज द सर्टेन जॉइंट सच एज योर नी मे बी इम्प्रूव योर ट्रीटमेंट कार्ड विस्कोसप्लीमेंट्स इट इंजेक्शन लुब्रिकेंट टू हेल्प जॉइंट मूव एंड स्मूथली। तो उसके साथ साथ हमारे को जो लुब्रिकेंट्स हैं वो भी हमको यूज़ करना है। तो दिस ऑल आर द मैनेजमेंट ऑफ द अर्थराइटिस। सो मेडिकल मैनेजमेंट, फिजिकल थेरेपी एंड थेराप्यूटिक इंजेक्शंस। सो वी हैव कंप्लीटेड द मैनेजमेंट इन द अर्थराइटिस। देन हम लास्ट में बात करें, मेडिकल मैनेजमेंट हो गया हमारा, थेराप्यूटिक मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद एक्सरसाइज हो गई। सो उसके बाद हम कुछ जो पेशेंट को कि अर्थराइटिस ना हो या फिर अर्थराइटिस की जो सेकेंडरी जो या फिर क्रोनिक अर्थराइटिस है तो उससे हमको बचाने के लिए हमको कुछ टिप्स हैं या फिर प्रिवेंशन है वो हमको देखना है। हाउ कैन अर्थराइटिस बी प्रिवेंटेड वो हम देखेंगे। यू कैन लोअर योर चांसेस टू डेवलप अर्थराइटिस बाय अवॉइडिंग टोबैको प्रोडक्ट्स। तो हमको जो तंबाकू के जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक सिगरेट है या डायरेक्टली हम तंबाकू या फिर गुटखा हमारे लाइफ में, इन सब चीज़ें जो हमारी बैड हैबिट्स है उनको हमको अवॉइड करना है ताकि हम नेक्स्ट लेवल या फिर होने वाले अगले इन्फ्लामेशन से हम बच सकें। डूइंग लो इम्पैक्ट नॉन वेट बियरिंग एक्सरसाइज। उसके बाद जो हमारा डेली का रूटीन है या फिर हमारा जिम हो गया, एक्सरसाइज हो गया, उसमें हम देखेंगे कि नॉन वेट बियरिंग एक्सरसाइज हमको एक किसी एक्सपर्ट या फिर सलाह के हिसाब से ही हमको एक्सरसाइज करवाना है। मेंटेनिंग ए हेल्थ बॉडी वेट। उसके बाद सबसे ज़्यादा हमने देखा था कि ओबेसिटी भी हमको कॉज करती है अर्थराइटिस। तो उसके बाद हमको हमारा जो बॉडी का जो हेल्दी जो बॉडी वेट है वो हमको मेंटेन करना है। वो जो बीएमआई के अकॉर्डिंग जो हम बीएमआई हमारी बॉडी का है उसके अकॉर्डिंग ही हमको बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से ही बॉडी वेट को मेंटेन करना है। इससे हम क्या है कि अर्थराइटिस का प्रिवेंशन कर सकते हैं। रिड्यूसिंग योर रिस्क ऑफ जॉइंट इंजरी। और उसके बाद कम से कम जो हमारा रिस्क है उसको रिड्यूसिंग रखना है। हमें सावधानी बरतना है पेशेंट को या फिर उसको सलाह देना है कि जो इंजरी की जो रिस्क है उससे बचे। तो हमने ये प्रिवेंशन सारे कंप्लीट किए। अवॉइडिंग टोबैको प्रोडक्ट्स, डूइंग लो इम्पैक्ट नॉन वेट बियरिंग एक्सरसाइज, मेंटेनिंग ए healthy body weights, then reducing your risk for joint injury. So we have completed our topic about the arthritis. So thank you so much.